वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे एडवर्ब्स और एडवर्ब के लिए पार्ट नंबर 7 होगा। आई थिंक 7 है, मे बी 8 हो सकता है। अगर 7 है तो नेक्स्ट पार्ट जो है लास्ट पार्ट होगा, और अगर ये 6 पार्ट है तो 7 है तो नेक्स्ट 7 होगा। मतलब ये है कि विद दिस पार्ट 2 पार्ट्स और जो है आपके रहेंगे, इसके अलावा एक पार्ट और रहेगा, जिसके बाद हमारा एडवर्ब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। इस पार्ट में भी हम जो है वही चीज़ें करने वाले हैं। अपने जो एडवर्ब्स हैं उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं हम लोग एज एन एडवर्ब और एडजेक्टिव्स, और दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच भी दे रखे हैं साथ के साथ। तो वो सेम तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से लास्ट 3 पार्ट्स से हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लीन से। क्लीन को हम साफ, स्वच्छ, नवीन, निर्दोष, पवित्र के सेंस में हम एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। देखो चैप्टर हम एडवर्ब पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में अगर ये मीनिंग्स बनते हैं तो हम उसको एडजेक्टिव के रूप में पढ़ रहे होंगे। जैसे कि वी शुड ब्रीद इन क्लीन एयर, तो यहाँ पे क्लीन का मतलब क्या है? स्वच्छ, यानी कि साफ हवा की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ये क्या है? एडजेक्टिव है, और ये एयर क्या होगा फिर? आपका नाउन होगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी क्लीन और यहाँ पे भी क्लीन, तो ये क्या है? सारे के सारी जगह पे हमारा एडजेक्टिव है। देखना चाहें तो देख सकते हैं। आई हैव अ क्लीन पेपर, तो यहाँ पे पेपर नाउन है, क्लीन जो है यहाँ पे नवीन मतलब नया पेपर है, बिल्कुल साफ पेपर है। उसके बाद ही लीड्स अ क्लीन लाइफ। अब यहाँ पे क्लीन लाइफ मतलब पवित्र, यहाँ पे पवित्र जो है लाइफ है, उसकी जो ज़िंदगी है उसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं है उसके ऊपर। ओके, नेक्स्ट। क्लीन को हम साफ़ करने की सेंस में वर्ब के रूप में पढ़ते हैं। क्लीन, क्लीन्ड, इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। क्लीन योर टीथ डेली। ओके, अपने दांत जो है रोज़ साफ़ करने चाहिए। क्लीन का प्रयोग हम बिल्कुल के सेंस में एडवर्ब के रूप में करते हैं। जैसे आई क्लीन फॉरगेट योर नेम, मैं बिल्कुल भी, मुझे ध्यान में ही नहीं रहा आपका नाम, मैं भूल गया हूँ, ठीक है। आई क्लीन फॉरगेट योर नेम। ओके, उसके बाद क्लीनली भी यूज़ करते हैं। क्लीनली को हम साफ साफ या तेज़ी से या सफाई से की सेंस में यूज़ करते हैं, और एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। देखो जिन भी वर्ड्स के लास्ट में एल वाई या फिर डबल एल वाई होता है, वो डेफिनेटली डबल एल वाई वाले तो एडवर्ब होते हैं, लेकिन एल वाई वाले जो है क्या होते हैं? वो आपके एडजेक्टिव तो होते ही होते हैं, वो एडवर्ब का काम भी कर रहे होते हैं जब भी सिचुएशन होती है उस समय पे। ओके, ये चीज़ जो है ध्यान रखने की यहाँ पे है। तो चलिए देखिए इसका जो है सेंटेंस इससे रिलेटेड। आई राइट क्लीनली, मैंने जो है बिल्कुल साफ साफ लिखा, या मैं साफ साफ लिखता हूँ या लिखती हूँ। ओके, ये चीज़ है। ही कॉट द बॉल क्लीनली, उसने जो है बड़े अच्छे तरीके से बॉल को पकड़ लिया है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि एक तो बोल सकते हो अच्छे तरीके से पकड़ लिया है, एक ये है कि उसने बहुत तेज़ी से पकड़ा है ना, ये भी दे सकते हैं यहाँ पे। क्लीनली का जो है नेक्स्ट जो यूज़ आपको देखने को मिलेगा, स्वभाव से साफ़ सुथरे की सेंस में भी हम क्लीनली को यूज़ करते हैं। कैसे? और एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। कैसे? आर कैट्स क्लीनली एनिमल्स, क्यों के जो क्या जो कैट्स होती हैं वो बिल्कुल जो है उनका स्वभाव जो है अच्छा होता है, साफ़ सुथरा स्वभाव होता है। अब देखो एनिमल्स के जो है हम क्या करते हैं, कई बार एनिमल्स को कैरेक्टराइज्ड करते हैं ना, तो वो वाली सेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इसने एक क्यूट सा क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा कि पूछा है कि जो कैट्स होते हैं वो क्या क्लीनली एनिमल्स होते हैं, साफ़ सुथरे एनिमल्स होते हैं? अब देखने में तो साफ़ सुथरे होते हैं, बट स्वभाव से वो थोड़े से नोटी एनिमल्स की कैटेगरी में उनको हम डालते हैं, या पेट्स के रूप में हम उनको डालते हैं। नेक्स्ट है प्रैटी। प्रैटी मतलब सुंदर, मनोहर, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा मनोहर होता है, उत्तम, श्रेष्ठ, प्रशंसनीय। इन सब सेंसेस में हम जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं प्रैटी को। इट इज़ प्रैटी चाइल्ड, है ना। तो यहाँ पे प्रैटी के बाद जो है चाइल्ड का यूज़ किया गया, जो कि एक ऑफकोर्स एक नाउन है यहाँ पे, और प्रैटी जो है यहाँ पे क्या है? प्रैटी यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड है। सी रिप्लाइड विद अ प्रैटी विट। विट मतलब होता है बुद्धि, है ना, उसकी समझ जो है अच्छी है, उसकी विट। ओके, तो विट यहाँ पे क्या है? नाउन वर्ड है। ओके, और विट से पहले क्या है? एडजेक्टिव है। ओके, तो प्रैटी यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव यहाँ पे यूज़ किया गया है एडजेक्टिव के रूप में। प्रैक्टिकली वही आ जाता है फिर आपका एडवर्ब के रूप में, और इसका मतलब सुंदरता से, अच्छी तरह से, ठीक ढंग से, ये सब मतलब हो सकते हैं हिंदी में। जैसे ही अरेंज्ड द फंक्शन
प्रैटिली। तो कहने का मतलब ये है कि उसने फंक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज किया था। हाई आता है नेक्स्ट वर्ड, ऊंचा, उच्च, पद में ऊंचा, ऊंची पदवी, कर्कश, तीखी, अधिक, इन सब सेंसेस में हम एडजेक्टिव के रूप में हाई को यूज़ करते हैं। जैसे कि देयर वॉज एन एरोप्लेन हाई इन द स्काई। अब यहाँ पे हाई का मतलब क्या है, ऊंचा, हाइट में ऊंचे वाली बात करते हैं। अब यहाँ पे जैसे नेक्स्ट जो सेंटेंस है, ही वॉज अ हाई ऑफिशियल, यहाँ पे पद में ऊंचा या ऊंची पदवी वाला जो सेंस है वो दिया गया है। ही स्पीक्स इन हाई टोन, वो जो है ऊंची आवाज़ में जो है बात कर रहा था। या फिर आप ये बोल सकते हो कि उसके स्वभाव में या उसकी जो लैंग्वेज थी, उसकी जो भाषा थी, उसमें क्या थी, एक कर्कशता आपको देखने को मिल रही थी, यानी कि कर्कशपन जो है उसकी आवाज़ में था। यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है, हाई को हम ऊंचाई पर या शान शौकत से की सेंस में एडवर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि ही लिव्स हाई, मतलब वो बहुत मतलब शान शौकत से रहता है। ओके, ये कह सकते हैं। उसके बाद क्या है, हाईली। हाईली को उच्चतम सीमा तक या प्रशंसा करते हुए इंग्लिश में बोले तो टू अ हाई डिग्री या फिर विद हाई एप्रिसिएशन और प्रेज के सेंस में हम एडवर्ब के रूप में हाईली को यूज़ करते हैं। अर्जुन बाबू इज़ अ हाईली पेड ऑफिशियल। अब देखो, वो ऑफिशियल है, अर्जुन बाबू एक ऐसे ऑफिशियल है जिनको अच्छा खासा जो है क्या मिलता है, वेतन मिलता है। अगर इनमें से बात करूं तो मैं ये दोनों ही कह सकते हो, प्रशंसा करते हुए भी कह सकते हो या फिर उच्चतम सीमा तक उनको क्या मिलता है, वेतन मिलता है, पे किया जाता है उनको। दूसरा एग्जाम्पल भी देखना चाहो तो देख सकते हो, ही स्पोक हाईली ऑफ समबडी, मतलब वो किसी की जो है प्रशंसा करते हुए बोले किसी के बारे में, है ना। समबडी मतलब किसी के बारे में। थ्रो, थोरो, थ्रो नहीं, थोरो। थोरो क्या होता है, पूरा, कंप्लीट, श्रम साध्य या अति सावधान या मेहनती, आप इसको बोल सकते हो। एडजेक्टिव के रूप में इसको जो है यूज़ किया जाता है इन सब सेंसेस के रूप में। जैसे कि ही हैज़ थोरो नॉलेज ऑफ फिजिक्स, उसको जो है क्या है, कंप्लीट नॉलेज है फिजिक्स की, पूरी नॉलेज है, अच्छा ज्ञान रखते हैं वो फिजिक्स के बारे में। इट वॉज ए थोरो रिसर्च, उनकी पूरी जो है रिसर्च थी किसके ऊपर, जो भी टॉपिक जो है XYZ जो भी दिया गया होगा। सी इज़ ए थोरो हाउसवाइफ, वो जो है बहुत मतलब श्रम साध्य हाउसवाइफ है, बहुत ज़्यादा मेहनती वो जो है हाउसवाइफ के रूप में है। थोरोली जो है एडवर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है और इसका मतलब कंप्लीटली आप बोल सकते हैं, पूर्णतः। वी शुड बी थोरोली फैमिलियर विद द प्रॉब्लम, कहने का मतलब है कि हमें जो है कंप्लीटली फैमिलियर होना चाहिए प्रॉब्लम के साथ। मतलब जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम एक तरीके से सोच समझ, हमारी बुद्धि जो है कई बार काम करना छोड़ देती है, तो हमें जो है प्रॉब्लम की तह तक जाना चाहिए और उसके बाद जो है कुछ डिसीज़न लेना चाहिए। तो कई बार हम फैमिलियर नहीं हो पाते हैं प्रॉब्लम के, और वो भी थोरोली, मतलब पूर्ण, कंप्लीटली हम उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से जांच पड़ताल नहीं करते हैं और एक हेस्टली जो है हम कोई डिसीज़न ले लेते हैं तो हमें उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। लेज़्योर क्या होता है, अवकाश या फिर फुर्सत, स्पेयर टाइम, बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम होता है हमारे पास जब, तो उस सेंस में हम इसको नाउन के रूप में यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज स्टूडेंट हैव नो लेज़्योर फॉर स्पोर्ट्स, मतलब कहने का ये है कि ये तो जनरल सी ही बात है, बच्चों को एग्ज़ाम टाइम में जो है खेलने का समय लगभग ना के बराबर दिया जाता है या दिया ही नहीं जाता। उनको ये बोला जाता है कि आपको जो है क्या होगा, जब जैसे ही एग्ज़ाम्स आपके ख़त्म होंगे तो आपको जो है क्या किया जाएगा, आप जो है फिर खेल सकते हो, अभी आपको खेलना नहीं चाहिए। एट लेज्योर यूज़ करते हैं खाली समय में या फुर्सत के वक्त में। हैविंग फ्री टाइम या नॉट बिजी की सेंस में एक फ्रेज़ के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि ही इज़ सेल्डम एट लेज्योर, मतलब अभी कुछ हद तक आप बोल सकते हो कि वो खाली समय है उनके पास या फुर्सत के वक्त में वो अभी हैं। आई विल टेक द रिपोर्ट होम, मैं जो है रिपोर्ट करूँगा होम पे, एंड रीड इट एट लेज्योर, मतलब मैं घर पे ले जाता हूँ इस रिपोर्ट को और जैसे ही मेरे पास लेज्योर टाइम होगा, एट लेज्योर जब मैं होऊंगा, मतलब जब मेरे पास खाली समय होगा या जब मेरे पास टाइम होगा, तो मैं इस रिपोर्ट को अच्छे तरीके से पढ़ूंगा, तो मैं इस रिपोर्ट को अपने साथ ले जाता हूँ घर पे।
एट वंस लेजर का प्रयोग हम फुर्सत के समय या खाली समय में या फुर्सत होने पर व्हेन वन इज़ फ्री की सेंस में फ्रेज के रूप में यूज़ करते हैं। एट वंस लेजर, जैसे कि देयर इज़ नो हरी, कोई ज़रूरत नहीं है जल्दी की, यू प्लीज़ रीड दीज रिपोर्ट्स एट योर लेजर। अब इसी का आंसर बोल सकते हो आप इसको, ठीक है ना। मतलब कोई जल्दी नहीं है कि आप इस रिपोर्ट को अभी पढ़ो, आप जैसे ही आपके पास खाली समय होगा या फुर्सत के पल आपके पास होंगे तो आप उस समय पे भी इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। कुछ फ्रेजेस दे रखे हैं, उसके हिंदी मीनिंग्स दे रखे हैं, लेट्स रीड इट। मैरी इन हेस्ट या फिर रिपेंट एट लेजर। लेजर्ड जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है। द लेजर्ड क्लासेस आराम तलब लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। क्लासेस मतलब यहाँ पे वर्ग होगा, पीपल को डिनोट कर रहा है यहाँ पे क्लासेस, ठीक है, लोगों को डिनोट कर रहा है। अब जैसे मैरी इन हेस्ट मतलब जल्दी में शादी करना, या फिर रिपेंट एट जल्दी में शादी करना, और रिपेंट एट लेजर जीवन भर का पछतावा, ठीक है। ये एक आप इसको बोल सकते हो ईडियम ही कहूँगा मैं इसको एक तरीके का, है ना। और लेजर्ड एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। वैसे लेजर वर्ब भी होती है, लेजर्ड इसका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म भी होता है। लेजरली है ये, ly लगा लेना उसके बाद में अगर क्लियरली विजिबल ना हो तो, यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। बिना किसी जल्दबाजी के या बिना किसी उतावलेपन के, या फिर आराम से किया गया या फिर किया जाने वाला काम, है ना। विदाउट हेस्ट और हरी की सेंस में हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के रूप में, जो भी रिक्वायरमेंट हो पर्टिकुलर किसी सेंटेंस की। जैसे कि यू कैन गो देयर लेजरली, आप जो है वहाँ पे जा सकते हैं बट ज़्यादा जल्दबाजी मत करना। यू कैन टेक योर टाइम, है ना, आप अपना समय ले सकते हैं जितना आपको चाहिए, आप जा सकते हैं, उसके बाद जा सकते हैं। ब्राइट है नेक्स्ट वर्ड, चमकीला, प्रसन्न, बुद्धिमान, चतुर, इन सब सेंसेस में हम इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे कि टुडे वी हैव अ ब्राइट सनशाइन, है ना, आज जो है बिल्कुल चमकीला एक तरीके से जो है दिन है, एक तरीके से ये बोल सकते हो, है ना। या फिर ये कह सकते हो कि काफ़ी धूप निकली हुई है ना, तो उसको भी चमकीला ये इन द सेंस आप बोलना चाहोगे। दे हैव ब्राइट फेसेस, वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश हैं। यहाँ पे ब्राइट का मतलब क्या हो जाएगा, खुश हैं, प्रसन्न है ना। हैप्पी फेसेस है, ओके। ए ब्राइट बॉय लर्न्स क्विकली, यहाँ पे ब्राइट बॉय का मतलब क्या होगा, यहाँ पे बुद्धिमान होगा इसका मतलब, या चतुर भी बोल सकते हो, है ना। जो जल्दी से जिसका जो कैचिंग पावर होता है ना, वो कैसा होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है कंपैरेटिवली एवरेज जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स होते हैं उनके, ओके। उसके बाद आता है ब्राइटली, ly लग जाता है इसके साथ, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये एडवर्ब हो जाता है, जिसका मतलब शाइनिंगली या फिर केयरफुल्ली बोल सकते हो। हिंदी में उज्ज्वलता से, चमक से, प्रसन्नता से या फिर प्रसन्नता पूर्वक आप इसका बोल सकते हो। द सन शाइन्स ब्राइटली, मतलब जो सन है वो शाइन करता है ब्राइटली, बिल्कुल चमकता है वो, है ना। इसको शाइनिंग ही बोल लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हिंदी पे जाएंगे तो थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा मीनिंग, है ना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है बैड। बैड का मतलब एडजेक्टिव के रूप में हम लोग बुरा, खराब, अप्रिय, बीमार होना, अस्वस्थ होना, ये सब बोल सकते हैं। जैसे कि इट इज़ अ बैड टू स्टील, मतलब ये बहुत बुरी बात है कि आप चोरी करते हैं, या चोरी करना बुरी बात है, ये बोल सकते हो। वी हैव हर्ड बैड न्यूज़, हमने बुरी जो है खबर सुनी, है ना। सी फील्स बैड टुडे, वो बहुत बुरा या गंदा एक तरीके से नाखुश एक तरीके से महसूस कर रही हैं, ओके। उसके बाद बैड से संबंधित कुछ 8 प्रकार के ईडियम्स फ्रेजेस यहाँ पे दे रखे हैं, जिनके मीनिंग्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेट्स रीड इट। टू गो बैड मतलब गल जाना या सड़ जाना या ख़राब हो जाना किसी चीज़ का, टू गो बैड होगा। टू गो टू द बैड यहाँ पे होगा नैतिक रूप से पतित होना। टू गो टू द बैड का मतलब क्या हो जाएगा, आप मोरली बहुत अच्छे जो है पर्सन नहीं है। कैरेक्टर वाइज किसी को ब्लेम किया जा सकता है टू यूजिंग दिस ईडियम या फिर फ्रेज। टू द बैड, टू द बैड, टू द बैड का मतलब होगा बहुत बुरी अवस्था में है, सिचुएशन काफ़ी ख़राब है या घाटा हो गया है, एक तरीके से आप बोल सकते हो, है ना। विद ए बैड ग्रेस, यहाँ पे आपकी बिना इच्छा जाने कोई काम कर दिया गया आपके लिए,
तो अनिच्छापूर्वक आप इसको बोल सकते हो, विद अ बैड ग्रेस। बैड ब्लड मतलब दुर्भावना, अच्छा जो है नहीं है वो, आप इसको कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो टू गो टू द बैड से, क्योंकि नैतिक रूप से उसका जो है पतन हो चुका होता है। बैड ब्लड आप उसको कहीं ना कहीं बोल सकते हो को, जो अच्छी सोच नहीं रखता है। ए बैड वे हैज़ ए बैड एंड, मतलब जो गंदा करेगा, जो अच्छा काम नहीं करेगा, उसको रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं मिलेंगे। ओके, आग खाएगा तो अंगारा ही उगलेगा। ओके, टू मेक बैड शॉट, गलत अनुमान लगाना एक तरीके से, टू मेक बैड शॉट होता है। इन बैड मतलब अकृपा का पात्र, मतलब क्या है कि उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं होता है। जनरली उसको मनुष टाइप के नाम दे दिए जाते हैं इन अवर जो है सोसाइटीज़, या फिर जनरल वे में अगर हम बात करें तो, है ना। उसके बाद बैडली आता है, बहुत बुरे तरीके से या बुरे ढंग से। एडवर्ब के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। ही हैज़ बीन बैडली हर्टेड, हर्टेड नहीं, क्योंकि उस वो जो है बुरे तरीके से जो है क्या हो गया है, मानसिक रूप से। जब हर्ट की बात आती है ना, तो हम दिल से दुखी होते हैं, मानसिक रूप से परेशान होते हैं, पीड़ित होते हैं, ठीक है ना, तो वो वाली बात यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट वर्ड है फर्म। फर्म होता है कठोर, सख्त या फिर अडिग या दृढ़, जो डिगे ना, जो अपनी बात से ना हटे। एडजेक्टिव के रूप में फर्म को यूज़ कर देते हैं। ही इज़ फर्म एज, ही इज़ एज फर्म एज रॉक, वो इतना कठोर है जितना कि रोक होती है, मतलब वो अडिग है, वो अपनी बात से नहीं हटेगा, वो दृढ़ है बिल्कुल, ठीक है। मिस्टर कुमार हैज़ टेकन फर्म स्टेप इन द एजुकेशन। अब ये वाला फर्म और ये वाला फर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो तो आपने समझ लिया, एक कंपैरिजन किया गया है बिटवीन रोक एंड उसके जो स्वभाव की बात है ना। मिस्टर कुमार जो है उसने एक जो है थोड़ा सा सख्त डिसीज़न लिया या स्टेप लिया, किसके मामले में, एजुकेशन के मामले में या पढ़ाई के बारे में, ठीक है। उसने एक अच्छा जो है स्टेप, देखो अच्छा नहीं कह सकते उसको, कठोर स्टेप मतलब वैसे तो अच्छा ही होता है, बट आप उसको अच्छा या बुरा तभी जो है काउंट करोगे जब उसके रिजल्ट्स निकलते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड आता है फर्मली। फर्मली जो है दृढ़ता से, सख्ती से या अडिग होकर की सेंस में एडवर्ब के रूप में इसको यूज़ करते हैं। आई फेस्ड द डिफ़िकल्टीज़ फॉर्मली, मैंने जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो परेशानियां हैं, उनको क्या किया, फॉर्मली, बड़ी दृढ़ता से, अडिग होके उनके सामने खड़ा रहा मैं परेशानियों के, है ना। मतलब मैंने क्या किया, सिचुएशंस को, डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया, और तभी मैं जो है ये चीज़ें कर पाया। नेक्स्ट है माइटी। ये जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाने वाला वर्ड होगा फ़िलहाल तो, और शक्तिशाली, विशालकाय, वृद्ध आकार, इसकी सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं एडजेक्टिव के रूप में। सोवियत यूनियन वॉज ए माइटी नेशन, जो सोवियत यूनियन है वो एक माइटी नेशन था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं बोल सकते आप, वृद्ध कह सकते हो, वृद्ध, वृद्ध मतलब विशालकाय, काफ़ी फैला हुआ बोल सकते हो इसको आप, ठीक है। माइटी नेशन मतलब फैला हुआ। जब यूएसएसआर होता था ना, तो बहुत ज़्यादा बड़ा था। अब आप देखो कि रशिया ही सबसे बड़ा है, उसका एक पार्ट, तो अब जब सोवियत यूनियन होता था तो कितना बड़ा होता था ना, तो ये वाली बात। माइटी को हम अत्यधिक यानी कि वेरी की सेंस में एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं इनफॉर्मल स्टाइल में जब हम बात करते हैं। इट इज़ अ माइटी डिफ़िकल्ट टास्क, हो सकता है ये बहुत ही जो है डिफ़िकल्ट काम हो सकता है। ही इज़ माइटी प्लेस्ड, वो बहुत हद तक मतलब खुश है, एक तरीके से बोल सकते हैं उसको, एक तरीके से बहुत हद तक वो क्या है, खुश है। ओके, नेक्स्ट है माइटीली, उसको विगोरियसली यूज़ करते हैं, या फिर पराक्रम से या बल से की सेंस में एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। शोहरब डिफीटेड रुस्तम माइटली, है ना। तो शौरभ ने रुस्तम को बहुत ही मतलब बुरे तरीके से तो कहूँगा नहीं मैं, क्योंकि वो सौरभ है ना, जैसे वो उसकी डिफीट हुई है रुस्तम की, तो लगता है कि सौरभ जो है रुस्तम से क्या है, बलिष्ठ है ज़्यादा, मतलब बल के रूप में, पराक्रम में काफ़ी मतलब ज़्यादा अच्छा है उससे। नेक्स्ट वर्ड है राइट। राइट का मतलब ठीक, सही, उचित, सत्य, सही दिशा में होना, सीधा, इन सब सेंसेस में एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। डू व्हाट इज़ राइट, है ना, काम वही करो जो सही है, उचित है ना। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो वॉच है वो क्या सही समय दिखा रही है ना।
या क्या समय दिखा रही है आपकी। तो आई फील ऑल राइट जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक जो है हूँ मैं, है ना। तो उसके बाद इट इज़ अ राइट वे, ये बिल्कुल ठीक रास्ता है, सही रास्ता है। टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के लिए मतलब कोई किसी रास्ते पे चल रहा है ना, किसी ने किसी से पूछा है रास्ता कि क्या ये रास्ता जो है रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है, तो उसी समय पे वो बात कर रहा है। इट इज़ अ वे टू द रेलवे स्टेशन, राइट वे, सॉरी राइट वे, है ना। तो बात तो राइट की हो रही थी ना, तो ये बिल्कुल सही रास्ता है रेलवे स्टेशन के लिए ना। उसके बाद राइट को हम ठीक या सीधी सेंस में भी यूज़ करते हैं एडवर्ब के रूप में, स्ट्रेट या फिर डायरेक्टली की सेंस में। पुट इट राइट, इसको बिल्कुल ठीक रखो, सीधा रखो, इन द मिडल ऑफ द फील्ड, जो फील्ड है ना उसके बिल्कुल बीच में उसको रखो, बिल्कुल ठीक बीच में रखो उसको, है ना। राइट को हम पूर्णतः या संतोषजनक रूप से, कंप्लीटली या सेटिस्फैक्ट्रीली के सेंस में भी यूज़ करते हैं एडवर्ब के रूप में ही। जैसे कि द विलेन गोट राइट वे, है ना। तो विलेन ने जो है ना बिल्कुल राइट अवे, विलेन बिल्कुल जो है क्या है बिल्कुल सही उसका जो है रास्ता है। वॉयलिन है क्या, द विलेन है, विलेन नहीं है। गोट राइट अवे, अरे भाई इसको छोड़ ही दो यार। नथिंग सेम्स टू गो राइट विद हिम, है ना। उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जिससे वो क्या हो सके, कंप्लीटली सेटिस्फाइड वो अपने आप को फील करे। भाई कई बार ऐसे एग्जांपल्स आ जाते हैं जिसको थोड़ा सा ये लगता है कि उस मूड में नहीं होते हैं हम कि उसको एक्सप्लेन कर पाएँ, या कुछ ऐसा चल रहा होता है ना। राइटली जब हम यूज़ करते हैं तो एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, मीनिंग्स होते हैं सही ढंग से, सही तरीके से, वास्तव में, है ना। ये सब मतलब होते हैं। सी वॉज राइटली ड्रेस्ड, उसको जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है ड्रेस्ड अप किया गया था। आई वॉज नॉट राइटली श्योर, मैं पूरे तरीके से जो है बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, बट होगा, ऐसा ही होगा, है ना। डेड नेक्स्ट वर्ड आता है, मृत, प्राणहीन, शांत है, प्रचलित, सुन्न, अचेत, गहरी की सेंस में एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं इस वर्ड को। जैसे कि इट इज़ अ डेड फ्लावर, ये बिल्कुल जो है डेड फ्लावर है एक तरीके से, इसमें कुछ नहीं बचा है। ही हैज़ डेड फिंगर्स, उसकी जो फिंगर्स हैं ना वो बिल्कुल डेड हैं, मतलब वो उस समय पे जो है काम नहीं कर रही हैं। ओके, डेडली की बात करते हैं तो एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं डेडली को भी। घातक, भयंकर, निष्ठुर, अधिक, उबा हुआ या उबा देना वाला या देने वाली, इस तरीके की सेंसेस में हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ अ डेडली पॉइजन, ये बहुत ही खतरनाक, घातक या भयंकर दोनों ही बोल सकते हो आप इसके मीनिंग यहाँ पे। पॉइजन है, जहर है, ठीक है। ही वॉज माई डेडली एनिमी, वो मेरा बिल्कुल जो है सबसे मतलब जिसको मैं नंबर 1 पे रखता हूँ एज एनिमी, वो है वो मेरे लिए, ठीक है। नेक्स्ट है डेडली का यूज़ अत्यधिक रूप से या फिर एक्सेसिवली आप इसका बोल सकते हो, एडवर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं डेडली को। इट इज़ अ डेडली सीरियस कंडीशन, ये बहुत ही मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये बहुत ही एक्सेसिवली जो है सीरियस कंडीशन है ना, ये यूज़ करते हैं। उसके बाद गुड, आपको पता ही है किस तरीके से यूज़ करते हैं हम लोग गुड को, ठीक है। देख लेना, बाकी दिक्कत आए तो मेरे को बताना। गुडली यूज़ करते हैं एक वर्ड, ठीक है। गुड तो बड़े अच्छे तरीके से आप लोग देख ही सकते हो यूज़ उसका, बट गुडली भी यूज़ करते हैं एडजेक्टिव के रूप में, काफ़ी या फिर सुंदर की सेंस में उसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि ही इज़ अ गुडली मैन, वो मतलब काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है दिखने में, है ना। उसके बाद आता है कि ही हैज़ अ गुडली सम ऑफ मनी, मतलब उसके पास काफ़ी पैसे हैं, ये बोल सकते हो, है ना। वेल की बात करोगे तो स्वस्थ, अच्छा। वेल वो स्वस्थ है ना, जो वो फिज़िकल अपीयरेंस से रिलेटेड होगा, या हम फिज़िकल रूप से बीमार ना हों, जैसे कि वो वाला स्वस्थ होता है। वेल का मतलब अच्छा, संतोषजनक, उचित, ठीक स्थिति में, ये सब सेंसेस में हम एडजेक्टिव के रूप में वेल को यूज़ करते हैं। जैसे कि ही इज़ वेल नाउ, ये स्वास्थ्य के हिसाब से बात कर रहा है कि ही इज़ वेल नाउ। ऑल इज़ वेल विद अस, सब कुछ अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। जैसे कि इट इज़ वेल दैट यू डिड नॉट गो, ये अच्छा ही हुआ कि आप नहीं गए, है ना। तो कुछ ऐसा हो गया होगा जिससे थोड़ा सा नुकसान की बात हो सकती थी, बट इसीलिए कहा गया कि इट इज़ वेल दैट
इट इज़ वेल, ये बहुत अच्छा हुआ दैट यू डिड नॉट गो, कि आप गए नहीं थे, है ना, अच्छा हुआ। उसके बाद वेल को हम भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से, उचित रीति से, चतुराई के साथ, संतोषजनक ढंग से, सावधानी के साथ, ठाट बाट से, घनिष्ठता से, सौहार्दपूर्ण ढंग से, पूर्ण रूप से की सेंस में एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे कि दे बिहेव्ड वेल, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बिहेव किया, उनका व्यवहार जो है क्या था, संतोषप्रद था, सौहार्दपूर्ण था ना, जो भी ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं इसने, है ना। तो कुछ फ्रेजेस आते हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं बजाय के एग्जाम्पल्स के, है ना। एज वेल मतलब इसके अतिरिक्त या इसके अलावा भी की सेंस में यूज़ करते हैं, एज वेल बोलते हैं, एज वेल एज बोलते हैं, तथा और की सेंस में। तो मतलब ये तो है ही चीज़, लेकिन इसके साथ भी और भी बहुत सारी चीज़ जो है होती है ना। वेल ऑफ कहते हैं संपन्न या फिर सब प्रकार से सुखी है, जब हम वेल ऑफ फ्रेज का यूज़ करते हैं। वेरी वेल का मतलब हम सहमति देते हैं कि जो अच्छा है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। हम अपनी तरफ से वेरी वेल बोलते हैं तब उस समय पे सामने वाले को, तो उसके विचारों से हम क्या होते हैं, क्वाइट सेटिस्फाइड फील करते हैं हम लोग। और हामी एक तरीके से होती है कि हाँ जी बिल्कुल जो आप चाहते हैं वही होगा। वेल देन, तो उसके बाद क्या है फिर, वेल देन जब बोलते हैं तो उसके बाद क्या है फिर, वो वाली सेंस में निकालते हैं। फिर कुछ एडजेक्टिव्स बनते हैं। वेल टू डू, उस समय पे हम बात करते हैं कि खुशहाली या प्रसन्नता को हम दिखाने की कोशिश करते हैं। वेल बोर्न का मतलब कुलीन होता है, मतलब एक अच्छे वर्ग, एक अच्छे परिवार में, साधन संपन्न परिवार में आपने जन्म लिया तो वेल बोर्न। वेल ब्रेड, शिष्ट या फिर सभ्य जो होती है, व्यवहार के हिसाब से हम बिहेवियर, एज बिहेवियर जब हम बात करते हैं ना। वेल इन्फॉर्म्ड मतलब क्या है कि आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया, है ना, बहुत अच्छा आपने जो है किसी चीज़ के बारे में बताया, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं आप किसी चीज़ के बारे में, वेल इन्फॉर्म्ड होता है। वेल नोन, प्रसिद्ध, जिसको अच्छे तरीके से जाना जाता है, जो फेमस होता है, वेल नोन मत बोलते हैं उसके लिए। वेल रेड मतलब पढ़ा लिखा, या फिर आप उसको ये बोल सकते हो विद्वान बोल सकते हो, एक तरीके से स्कॉलर बोल सकते हो, वेल रेड, है ना। वेल बैलेंस्ड, एक तरीके से अच्छे तरीके से बैलेंस बनाया हुआ है चीज़ों के बीच में ना। वेल ट्राइड, अब होता है मान लो आप लोग कोई गेम खेल रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली आपका परफॉर्मेंस तो अच्छा था, बट आपका जो परफॉर्मेंस था वो आपकी टीम या इंडिविजुअली किसी गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको जिता नहीं पाया, बट आपके कोच, आपके परिवार वाले, आपके जो फॉलोवर्स हैं वो आपको बोलते हैं कि वेल ट्राइड, है ना, तो आपने अच्छी तरीके से किया बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया ना। उसके बाद वेल विशर, वो शुभ चिंतक होता है, सपोर्टर होते हैं। वेल डूइंग मतलब अच्छा जो है काम या अच्छे कृत्य, है ना। वेल मतलब कुआं भी होता है, नाउन के रूप में यूज़ करते हैं। उसके बाद इल जो है अच्छा वर्ड है, बीमार के रूप में इसको एडजेक्टिव के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है देखते हैं आगे। दूसरा जो है वेल का यूज़ आता है एडवर्ब के रूप में, ठीक है। उसमें हम बुरी तरीके से, अनाड़ीपन से, बेवकूफ़ी भरे तरीके से, घृणापूर्वक, बदनसीबी से, दुर्भाग्य से, कठिनाई से, असुविधा से, ये सब सेंसेस का यूज़ करते हैं उसको बताने के लिए। ही वॉज इल इंजर्ड, है ना, वो बुरे तरीके से इंजर्ड था ना। बाइंग अ न्यू व्हीकल इज़ एन एक्सपेंस आई कैन इल अफोर्ड, है ना, ये भी चीज़ जो है आपको बता सकते हैं। तो उसके बाद है नोट दे रखा है, इल का प्रयोग बुराई, नीचता, क्षति, नुकसान, रोग, कष्ट, दुर्भाग्य, इन सब सेंसेस को बताने के लिए हम नाउन के रूप में भी यूज़ करते हैं। तो इल जो है एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, तीनों के तीनों जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं उसमें सेम स्पेलिंग के साथ यूज़ किया जाता है, बट वो डिपेंड करता है हमारे किसके ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, या डिमांड क्या है पर्टिकुलर सेंटेंस की उसके ऊपर, कि क्या पार्ट ऑफ स्पीच उसका वहाँ पे है। अब उससे बनने वाले कुछ फ्रेजेस की बात करते हैं। इल एट ईज मतलब परेशान या फिर चिंतित बोल सकते हैं। इन ब्रीडिंग, नाउन के रूप में इसको यूज़ कर लेते हैं फ्रेज को। और एसिस्ट व्यवहार के लिए, गंदे व्यवहार के लिए, बुरे व्यवहार के लिए, बैड मैनर्स रखने वाले लोगों के लिए यूज़ किया जाता है इस जो है फ्रेज को।
इल मैनर्ड मतलब एडजेक्टिव के रूप में ये सेम ही बात आप बोल सकते हो। इल स्टार्ड ये एडजेक्टिव के रूप में अभाग्या मतलब उसका बहुत बुरा, भाई उसके भाग्य में ही नहीं है वो चीज़, तो वो वाली बात दिखाने के लिए। इल ट्रीटमेंट मतलब बुरा व्यवहार एक तरीके से, उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इल ट्रीटमेंट जो है अपना यूज़ करते हैं वर्ड। आई विल, इल विल सॉरी, नाउन के रूप में मतलब दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी को दिखाने के लिए इल विल का यूज़ करते हैं, नाउन के रूप में यूज़ करते हैं। इल एडवाइज्ड ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। अविवेकी जो मतलब अपनी बुद्धि का अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करता या कर नहीं सकता। इल एडवाइज्ड या किसी की बुद्धि को ख़राब कर दिया गया हो गलत एडवाइस वगैरह दे के, है ना। इल ब्रेड एडजेक्टिव के रूप में अशिष्टता के लिए यूज़ किया जाता है। इल डिफाइंड मतलब ठीक तरीके से जिसको समझाया नहीं गया हो। तो ये कुछ फ्रेजेस थे हमारे, है ना। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा स्ट्रेट, है ना। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, बिल्कुल लंब और समस्तर, है ना। सीध में स्पष्टवादी, एकदम सीधा, बिना झुके, निरंतर, पक्का, सरासर, है ना। शुद्ध, मिलावट रहित, है ना। एडजेक्टिव के रूप में इन सब सेंसेस के रूप में यूज़ करते हैं हम स्ट्रेट को, है ना। जैसे कि दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल सीधी लाइन है ना, एकदम सीधी लाइन, है ना। इसके बाद जैसे कि ही इज़ अ स्ट्रेट स्पीकिंग पर्सन, ये बिल्कुल स्पष्ट बोलता है भाई, स्पष्टवादी, ये वाला लिखा हुआ है ना, ये वाला मीनिंग बोल सकते हो आप यहाँ पे स्ट्रेट का, ठीक है। बाकी के आप एग्जांपल्स पढ़ के देख लेना, प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर देना, हम लोग देखते हैं कमेंट्स, ठीक है। स्ट्रेट को हम सीधा, स्पष्टता से, सम्मान या फिर ईमानदारी से, सच्चाई से, सच्चाई का कब्जे में होना, ये बड़ा अच्छा मीनिंग लिखा हुआ है। इन सब सेंसेस में क्या करते हैं हम, एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे कि ही वेंट स्ट्रेट टू द बस स्टैंड, है ना, वो बिल्कुल सीधा बस स्टैंड, वो सीधा ही बस स्टैंड पे गया। अब इसमें देखने में सीधा नहीं है ना, जैसे कि लाइन स्ट्रेट की बात हो रही थी ना, वो लाइन स्ट्रेट है, बट यहाँ पे स्ट्रेट बस स्टैंड पे गया तो वो रास्ता तो घुमा हुआ भी हो सकता है ना भाई, रास्ते में मोड़ हो सकता है, बट वो गया सीधा। एक इस पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे अभी कोई, और बी पॉइंट पे यहाँ पे बस स्टैंड है, तो ये एक तो सीधा कहीं ये वाला। अब यहाँ पे भी हो सकता है बस स्टैंड, बट यहाँ पे जाने के लिए आपको रास्ता तो टेढ़ा मेढ़ा लेना पड़ सकता है ना, तो गया वो यहाँ पे है, यहाँ पे बीच में कहीं पे स्टॉपेज नहीं लिया, इस बात का मतलब ये है, ठीक है। फिर नोट दे रखा है, स्ट्रेटली को हम एडवर्ब के रूप में यूज़ कर लेते हैं, स्ट्रेटली भी यूज़ कर लेते हैं और स्ट्रेट भी यूज़ कर लेते हैं। फिर आता है सडन, एकाएक, एकदम से, आकस्मिक, अचानक से, होने वाला या होने वाली, जल्दी से, फुर्ती से, है ना। एडजेक्टिव के रूप में इन सब सेंसेस के रूप में सडन का हम यूज़ करते हैं। ही शो अ सडन चेंज इन द वेदर, उसने एकदम से जो है क्या देखा, चेंज देखा वेदर के अंदर, मौसम के अंदर। ही मेड अ सडन डिपार्चर, वो अचानक से एकदम से चला गया, आकस्मिक बोल सकते हैं या जल्दी से बोल सकते हैं ना। ऑल ऑफ ए सडन को हम बिना किसी पूर्व सूचना के फ्रेज के रूप में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सडनली आपको पता है एडवर्ब के रूप में यूज़ होता है, एकदम से, सहसा, अचानक, एकाएक की सेंस में यूज़ करते हैं। ही मैट हिज ओल्ड फ्रेंड सडनली, है ना, वो एकदम से अपने पुराने मित्र से अचानक से एक तरीके से मिला, ओके। उसके बाद जो है हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा एक तरीके से पॉइंट है, एक बार मैं चेक कर लूँ कि कहाँ तक जो है हम, जी बिल्कुल यहाँ तक हम इसको करने वाले हैं अभी, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे आता है हमारा साउंड, है ना, साउंड आता है यहाँ पे हमारा। तो साउंड नेक्स्ट वर्ड आता है, ये एडजेक्टिव के रूप में स्वस्थ या फिर अच्छी हालत में, ठीक, कानूनी रूप से सही है, त्रुटि रहित, जिसके अंदर कोई कमी नहीं है, गहरी, तर्क संगत, खास, साख वाला खास वाला नहीं, साख वाला, साख वाला मतलब जिसका कुछ वैल्यू है इन द सोसाइटी, है ना, उस सेंस में भी हम साउंड को यूज़ करते हैं। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ जी मैं नहीं कर रहा है, वो राइटर कर रहा है। उसके बाद ही इज़ अ साउंड, ही इज़ साउंड इन बॉडी, है ना, ही इज़ साउंड इन बॉडी, जैसे कि इट इज़ अ साउंड टाइटल टू प्रॉपर्टी, जैसे कि सी इज़ इन साउंड स्लीप, वो जो है क्या है कि आप ये बोल सकते हो कि वो है ना बिल्कुल एक तरीके से क्या बताऊं मैं आपको, इन मीनिंग्स में से आप ये बोल सकते हो कि अच्छी तरीके से, अच्छी हालत में एक तरीके से, है ना, उसको कोई परेशानी नहीं है, वो है। और एक हमने क्या पढ़ा था,
ही इज़ साउंड इन बॉडी, है ना, ये वाली बात पढ़ी थी। तो आप ये बोल सकते हो कि बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ आप बोल सकते हो, वो बॉडी के हिसाब से स्वस्थ है एक तरीके से, ये वाली बात बोल सकते हो। इट इज़ अ साउंड रीजनिंग, अटपटे से एग्जांपल्स हैं बट कहीं ना कहीं आप लोग इसको समझ के देख सकते हो। इट इज़ अ साउंड टाइटल टू प्रॉपर्टी। ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ समय के लिए इसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना, साउंड के बारे में थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे, ऐसे काम नहीं चल रहा। ओके, ठीक है जी। फिर साउंडली वर्ड बनता है सुख से या फिर सच्चाई से, दृढ़ता से, हर्टली ट्रूली, है ना, मीनिंग है ये। एडवर्ब के रूप में इसको यूज़ करते हैं साउंडली को। ही डज हिज वर्क साउंडली, उसने अपना जो काम है ना वो बिल्कुल आप ये बोल सकते हो कि ईमानदारी के साथ किया या सच्चाई से किया, बिल्कुल है ना, बिल्कुल मन से किया उसने अपना काम। इजी आता है नेक्स्ट वर्ड, आसान, चिंता मुक्त, आरामदायक, उदार, जो कष्ट ना दे रही हो चीज़, विनीत, बिल्कुल, है ना, विनम्र जिसको बोलते हैं विनीत ही होता है वो भी। अनौपचारिक, सरल, सहज, सुगमता से समझ में आने वाली कोई चीज़, बात, एडजेक्टिव के रूप में जो है इसका यूज़ होता है इजी का। ओके, उसके बाद दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन, वो तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इट इज़ ईजी इन हिज माइंड, मतलब वो बिल्कुल जो है चिंता से मुक्त है, बिल्कुल आरामदायक या कंफर्टेबल एक तरीके से सिचुएशन में है। माइंड के हिसाब से वो मतलब मन में कोई चिंता, कोई दिक्कत उसको महसूस नहीं हो रही है फ़िलहाल। उसके बाद ईजीली को हम आसानी से की सेंस में यूज़ करते हैं एडवर्ब के रूप में। ही ईजीली कम्स हियर, वो आसानी से यहाँ पे आ सकता है। फर्स्ट आता है नेक्स्ट वर्ड, प्रथम या फिर पहले की सेंस में एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। कॉर्डिनल और ऑर्डिनल दो तरीके के एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे, है ना। संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, है ना, संडे जो है पहला प्रथम दिन होता है वीक का। फर्स्ट से रिलेटेड कुछ फ्रेजेस होते हैं उसकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ। उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट, पहला और लास्ट, है ना, या सब कुछ मिला के या कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं। फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट, मतलब शुरू से लेके लास्ट तक। फर्स्ट बोर्न, नाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या सिचुएशन की डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। सबसे बड़ा बच्चे के लिए हम फर्स्ट बोर्न कहते हैं ना। फर्स्टली हम एडजेक्टिव के रूप में नहीं, एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, सबसे पहले या सबसे आगे की सेंस में यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्टली ही लिव्स इन दरभंगा, मतलब पहले वो कहाँ पे रहते थे, दरभंगा में जो है एक तरीके से रहते थे। ओके, अब यहाँ से जो है हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारे कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स दे रखे हैं और फिर उसके बाद इन्वर्जन क्या होता है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है ये दे रखा है। फिर करेक्ट यूज़ ऑफ इन्वर्जन दे रखा है, ये हम लोग लास्ट पार्ट में जो है एक तरीके से कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे है ना कुछ ये दे रखे हैं कि सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ प्रेपोजिशंस एंड एडवर्ब्स, है ना। तो ये चीज़ दे रखी है कि कुछ रूल्स दे रखे हैं प्रेपोजिशंस और एडवर्ब्स को लेके कि किस तरीके से हम अपने प्रेपोजिशंस को यूज़ कर सकते हैं और अपने एडवर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ द एंड ऑफ द सेशन। और आज के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट पार्ट जो होगा, आई थिंक 8th पार्ट है अगर मैं कंफ्यूज्ड नहीं हूँ तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा ना वो 9th पार्ट में भी होगा एडवर्ब्स के लिए, तो जो कि लास्ट जो है एड पार्ट होगा। और उसके बाद आपको ये सारे के सारे पार्ट्स को कंबाइन करके वन वीडियो 1 चैप्टर वाली जो प्लेलिस्ट है ना अपनी रूल्स ओनली की, है ना, उसमें आपको फिर ये ऐड होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो भी होगा अपना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।